चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था व्हिच इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, हमको बेसिकली ये समझना है कि अर्थ के चारों तरफ जो एनवलप ऑफ गैसेस है, क्या वो एक यूनिफॉर्म एंटिटी है या फिर उसमें वेरिएशंस। ठीक, तो हमने जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चालू किया तब हमको ये पता चला कि अर्थ के चारों तरफ जो एनवलप ऑफ गैसेस है वो एक यूनिफॉर्म एंटिटी नहीं है, उसमें वेरिएशंस होती है। और उन वेरिएशंस को हमने डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंज होने के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग उनको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो हमने उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, कौन-कौन से 5 पार्ट? तो सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के सरफेस के पास आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, देन आपको मिलेगा मेसोस्फियर, फिर मिलेगा थर्मोस्फियर और लास्टली क्या मिलेगा? एक्सोस्फियर। ठीक, डन, ये समझ में आ गया। नाउ अब सवाल ये है कि इन 5 लेयर्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया? तो हमने इनका बनाया टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल मतलब कि जैसे जैसे हम अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, अर्थ सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं, तो टेम्परेचर में किस तरीके का वेरिएशन होता है। ठीक, जैसा वेरिएशन आपको टेम्परेचर में देखने को मिलता है उस हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। नाउ आप में से कितने लोगों ने कार चलाई है? ठीक, कितने लोगों ने कार को चलते देखा है? ओके, तो जिन जिन लोगों ने कार को चलते देखा है या जिन लोगों ने कार चलाई है उनको ये पता होगा कि अगर आप फॉरवर्ड मोशन कर रहे हैं तो बिना रुके आप रिवर्स मोशन नहीं कर सकते। अगर आप फॉरवर्ड गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो सडनली आप रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, उसके पहले आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा। जब एक बार गाड़ी स्टेशनरी मोड में आ जाएगी उसके बाद आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिमिलरली टेम्परेचर प्रोफाइल में होने वाला वेरिएशन कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए स्टैग्नेंट होता है और इस स्टैग्नेंट पोजीशन को हम कहते हैं पॉज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमको क्या पता चल रहा है कि विद इन ट्रोपोस्फियर जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। जो टेम्परेचर अर्थ सरफेस के पास नियरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है वो अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस के आसपास -55 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। ठीक, लेकिन जब वो इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिर जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होता। ये है वो स्टेशनरी फेज और इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉज। किसमें पॉज हुआ? ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर प्रोफाइल में, इसलिए नाम क्या पड़ जाता है? ट्रोपोपॉज। ठीक, डन। फर्दर जब हम जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं अर्थ सरफेस से बियॉन्ड 10 किलोमीटर, आउटसाइड ट्रोपोपॉज, बियॉन्ड ट्रोपोपॉज, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, डिस्टेंस हम पहुंच जाते हैं कहां? 45 किलोमीटर तक। और यहां पर वापस हमको क्या देखने को मिलता है? पॉज। ठीक, और पॉज के बाद वापस से रिवर्स प्रोफाइलिंग, यानी फिर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। कहां तक रिड्यूस होता है? 80 किलोमीटर तक। फिर आपको एक टेम्परेचर प्रोफाइल देखने को मिलता है, फिर उसमें एक वेरिएशन आता है और फिर आपको फर्दर वेरिएशन देखने को मिलता है इन द टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक, तो इस बिहाफ पर हमने इनको 5 अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड किया है और इन 5 सेक्शंस की बाउंड्री बताई है और उस बाउंड्री का नाम क्या दिया हुआ है? पॉज। जब आप ट्रोपोस्फियर के थर्मल प्रोफाइल को रोकते हो तो ट्रोपोपॉज, जब आप स्ट्रेटोस्फियर के थर्मल प्रोफाइल को रोकते हो तो स्ट्रेटोपॉज, जब आप मेसोस्फियर के थर्मल प्रोफाइल को रोकते हो तो मेसोपॉज, जब आप थर्मोस्फियर के टेम्परेचर प्रोफाइल को रोकते हो तो थर्मोपॉज। सिंपल, समझ में आया कि अलग-अलग नाम पॉज क्या है? क्लियर, ये समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल में हमको वेरिएशंस देखने को मिले, ठीक है, ये वेरिएशंस हो क्यों नहीं? ठीक, और अगर इन वेरिएशंस को समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कॉजेशंस बिहाइंड हैविंग सच काइंड ऑफ वेरिएशंस। तो सबसे पहली चीज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, हमको ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाता है।
तो सिमिलरली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस की डेंसिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। ठीक है क्या? ये सुनो, ये समझ में आया पक्का? अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ट्रोपोस्फियर में गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम स्ट्रेटोस्फियर में, उससे कम मेसोस्फियर में, उससे कम थर्मोस्फियर में, उससे कम एक्सोस्फियर में। ठीक ना? अब सवाल ये है कि अगर मैंने अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक एनवलप कंसीडर किया जो कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अर्थ के चारों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेविटी का जो इंपैक्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जा रहा है, तो मेरे को जो गैसेस का कंसंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ मिलेगा। ठीक? जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे जो मॉलिक्यूल्स का अवेलेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। लेट्स सपोज जो सबसे नियरेस्ट लेयर थी ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस की, उसके ऊपर आप जा रहे हो तो 1000 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हो तो 100 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हो तो 10 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं और उससे ऊपर जा रहे हो तो 1 मॉलिक्यूल बस मिल रहा है। ठीक? यानी अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर क्या होने लगेगा? रेयरिफाइड, यानी मॉलिक्यूल्स को खोजना बहुत मुश्किल होने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हम बॉर्डर वेल डिफाइन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की बॉर्डर यहीं तक होगी? नहीं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमने एक्सोस्फीयर की कोई बॉर्डर नहीं बनाई है। इस डायग्राम में हमने एक्सोस्फीयर की कोई भी बॉर्डर नहीं बनाई। हमने क्या बोला कि बियॉन्ड थर्मोस्फीयर जो भी होगा वो क्या होगा? एक्सोस्फीयर। ठीक? बट ऐसे तो प्रैक्टिकल काम चल नहीं सकता क्योंकि हमको तो स्टडी करनी है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अप टू दी 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है? क्या एक्चुअली यही बॉर्डर है? नहीं, ये हमने प्रिज्यूम किया है कि 1000 किलोमीटर्स तक ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैसेस का एनवलप एग्जिस्ट करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? नहीं। क्या इसके बियॉन्ड भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं? यस। जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होंगे? यस। ठीक? लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, स्टडी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अप टू 1000 किलोमीटर, यानी द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 1000 किलोमीटर। ठीक है? अब ग्रेविटेशन का इंपैक्ट क्या है? आपने ये बोला कि अप टू 1000 किलोमीटर हमको क्या देखने को मिलेगी? एटमॉस्फेरिक गैसेस। लेकिन इन गैसेस में से 90% से भी ज्यादा गैसेस आपको इनिशियल 100 किलोमीटर में ही मिल जाएंगी। समझ में? 90% गैसेस हमको इनिशियल 100 किलोमीटर में मिलेगी, बात खत्म। उसके बियॉन्ड गैसेस कितनी ज्यादा रेरिफाइड होगी ये आप समझ सकते हैं। यस और नो? क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम ये समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि विद इन ट्रोपोस्फियर जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो क्यों कम होता चला जा रहा है। ठीक ना? अब इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? अगर हमको ग्रीन हाउस गैसेस समझ में आ गया तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल रिड्यूसिंग क्यों है, यानी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस क्यों होता चला जा रहा है। ठीक है? ओके। नाउ फर्स्ट व्हाट इज ग्रीन हाउस? ठीक? तो अब स्कैंडिनेवियन रीजन में एक साइंटिस्ट है, ठीक? अब वो ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को कि उनके पास होता है एक ग्लास हाउस और उस ग्लास हाउस के अंदर उन्होंने एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ था और सेम प्लांट उस ग्लास हाउस के बाहर भी अवेलेबल था। कुछ समय के बाद वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्लास हाउस है उसके अंदर जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लांट अवेलेबल आउटसाइड द ग्लास हाउस। ठीक? अब इस चीज के पीछे वो पॉन्डरिंग करते हैं, सोचते हैं कि क्यों ऐसा होगा और तब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जो ग्लास हाउस है इट इज लाइक ट्रैफिक पुलिस। ठीक है? जैसे इंडिया में ट्रैफिक पुलिस होती है, क्या करती है कि जब आप मस्त नहा धो करके हेलमेट लगा करके उनको गाड़ी के पीछे बैठा करके एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लेकर के जा रहे होते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तब ट्रैफिक वाले आपको रोकते हैं।
ठीक, और रोक करके पूछते हैं चलो लाइसेंस दिखाओ, ठीक, पापा जी का नाम बताओ, फोन नंबर बताओ, फोन करके पूछते हैं किसको लेकर के घूम रहे हो, ये सारी इंक्वायरी होगी। लेकिन वहीं आपके बाजू से 3 लड़के एक ही बाइक पर बैठ के बिना हेलमेट के डॉस मारते हुए वहां से निकलेंगे, तब ट्रैफिक वाले अंकल उनके घर वालों को याद करते हुए सिर्फ दुआएं देते हैं, मरेंगे साले कोई, ये सब ठीक। तो उनको नहीं रोका, आपको रोका, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी क्या थी? हाई, और आपकी एनर्जी क्या थी? लो। ठीक, तो सिमिलरली ये ग्लास हाउस हाई एनर्जी रेडिएशंस यानी कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस के लिए क्या बन जाता है? ट्रांसपेरेंट, वेलकम करता है कि आइए आइए आइए, आप ही का स्वागत। लेकिन जैसे ही ये लो एनर्जी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के फॉर्म में वापस जाने लगती है, तब ये रास्ता रोक लेता है कि रुको, किधर जा रहे हो, यानी ये एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ये एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे कौन? प्लांट लीव्स फॉर ग्रेटर फोटोसिंथेसिस, और इस वजह से इनकी ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, लेकिन जब हम ओपन एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशंस आएंगी भी और लॉन्ग वेव रेडिएशंस जाएंगी भी, तो एनर्जी की ट्रैपिंग नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आ गई? पहली बार ऑब्जर्व हुआ विद इन अ ग्लास हाउस। क्यों ऑब्जर्व हुआ? क्योंकि ग्रीनरी बढ़ी और इसलिए इसे नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? हाउस के अंदर ग्रीनरी बढ़ी, नाम दे दिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। बाद में जब ज्योग्राफर्स ने इसके बारे में स्टडी की तो पता चला कि ये सिर्फ ग्लास में नहीं होता, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी होता है। कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस के लिए बन जाती हैं ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब नाइट टाइम पर अर्थ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एमिट करती है तब ये उनके लिए क्या बन जाती है? ओपेक, उनका रास्ता रोकती है और उनसे क्या लेती है? एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? अब हमको क्या पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाता है, और इन गैसेस में ही ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल हैं, उनका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। तो जब हम जम्मू और सिद्रा को कंपेयर करते हैं, लोअर एलिवेशन और हायर एलिवेशन को कंपेयर करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर रेडिएशंस आएंगी, इस रीजन को गर्म करेंगी, नाइट टाइम में जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में बाहर जाने लगेंगी तो ग्रीन हाउस गैसेस उनको ट्रैप कर लेंगी, और जो पाथ फॉलो होना चाहिए था वो फॉलो नहीं होगा, यानी एनर्जी यहीं पर स्टोर हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन जब हम बात करेंगे हायर एलिवेशंस की तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो भी रेडिएशंस अर्थ नाइट टाइम पर एमिट करेगी इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वो डायरेक्टली बाहर चली जाएंगी। ठीक, अब इस वजह से यहाँ पर गैसेस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? इस रीजन का टेम्परेचर होगा कम और इस रीजन का टेम्परेचर होगा ज्यादा। ठीक है, ये सब ये समझ में आया? तो सिमिलरली जब हम विद इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर इसको स्टडी करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जाते हैं वैसे वैसे गैसेस का कंसंट्रेशन कम होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं विद इन दी एटमॉस्फेयर गैसेस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस का भी कंसंट्रेशन कम होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस के पास होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रैप कहां होगा? नियर द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी ट्रैपिंग कम होगी, तो सबसे ज्यादा टेंपरेचर कहां होगा? नियर द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे दूर जाएंगे टेंपरेचर रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक, यस और ये समझ में आया? पक्का ये क्लियर है? तो अब क्या हमको ये समझ में आ चुका है कि विद इन ट्रोपोस्फियर क्यों धीरे धीरे एनर्जी कम होने की वजह से टेंपरेचर कम होता जा रहा है? ये क्लियर है? पक्का? ओके, कितना कम हो रहा है? तो हमने बोला कि ऑन एन एवरेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और रिड्यूस होते हुए कहां तक चला जाता है? -55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, अब लेट्स सपोज ये जो डेस्क सामने रखा हुआ है ये अर्थ सरफेस है,
इसमें डे टाइम पर सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन आकर के इंक्रीज हो रही है। ये डेस्क गर्म हो जाएगा। जब ये डेस्क गर्म हो जाएगा तो ये अपनी हीट अपने एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। जब ये अपने एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करेगा तो वो गर्म हो जाएंगी। जब वो गर्म हो जाएंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइटर फील करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेरिक एयर में तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ड्राई एयर, वाटर वेपर एंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। यस और नो? तो जैसे जैसे ये एयर ऊपर जाएगी तो वाटर वेपर भी ऊपर जाएगा। लेट्स सपोज ये अर्थ क्या है, तवे की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तरह, तवे की तरह जो गर्म है। तो तवे से जैसे जैसे आप हाथ दूर ले जाते जाओगे वैसे वैसे तवे की हीट कम फील होगी। तो सिमिलरली अर्थ सरफेस से जैसे जैसे दूर जाओगे टेंपरेचर रिड्यूस होगा, और जब टेंपरेचर रिड्यूस होगा तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन जब वाटर वेपर का होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होगी, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। तो आप एटमॉस्फेरिक एयर के जब आर पार नहीं देख पाओगे तब उसे क्या पुकारोगे? क्लाउड्स। तब उसे क्या पुकारोगे? क्लाउड्स। ठीक, ये क्लियर है? तो क्लाउड्स बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके जी, अब आप समझिए कि आपने बोला कि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -55 तक लेकर के जाएंगे, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो कंडेंसेशन हो गया, आइस क्रिस्टल बन चुका है, यानी क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप खुद सोचो कि अर्थ सरफेस पर, लेट्स सपोज एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि अर्थ सरफेस पर 3 एयर पॉकेट्स हैं, ठीक है, देयर आर 3 एयर पॉकेट्स ऑन द अर्थ। लेट्स सपोज इसका टेंपरेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेंपरेचर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन तीनों में से हायर एलिवेशन कौन अटेन करेगा? कौन ऊपर की तरफ जाएगा? जिसका टेंपरेचर ज्यादा है, क्योंकि जिसका टेंपरेचर ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइटर फील करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर एयर पॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव। लेट्स सपोज जब ये ऊपर जाएगा तो इसका भी टेंपरेचर रिड्यूस होगा, और इसका टेंपरेचर रिड्यूस होकर के अब कितना हो चुका है? लेट्स सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जांपल। और उस समय इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं या एयर पॉकेट अवेलेबल है उनका टेंपरेचर जो है वो लेट्स सपोज 12 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी भी टेंपरेचर किसका ज्यादा है? सेंटर वाले का। टेंपरेचर ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, एक दूसरे से दूर रहेंगे, डेंसिटी कम रहेगी, लाइटर फील करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि देयर विल बी फर्दर राइज ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर पॉकेट। ठीक, और ये लेट्स सपोज यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ इसका टेंपरेचर आपको देखने को मिलता है टेंपरेचर लेट्स सपोज 5 डिग्री। ठीक, और इसके सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेंपरेचर आपको देखने को मिलता है लेट्स सपोज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब टेंपरेचर सराउंडिंग एयर का ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे, और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि अब ये एयर पॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना कि ये। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब तक आपके पर्टिकुलर एयर पॉकेट का टेंपरेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा है तब तक आप अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करोगे, लेकिन जैसे ही आपका टेंपरेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स को लगेगी ठंड, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं। अब इतना समझने के बाद अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो हमको क्या पता चल रहा है कि एयर यहाँ से धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी गर्म होने की वजह से, और कूल डाउन होती जाएगी। कूल डाउन होगी तो कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो क्लाउड में कन्वर्ट होगी, और क्लाउड भी फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सराउंडिंग एयर का टेंपरेचर भी रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सराउंडिंग का टेंपरेचर कम मिलता जाएगा, तो ये और अपलिफ्ट होते जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ट्रोपोपॉज पे पहुंचेंगे और फर्दर अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो सराउंडिंग का टेंपरेचर कम नहीं होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही सराउंडिंग का टेंपरेचर बढ़ा तो फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन मूव करेंगे? जो सराउंडिंग की एयर है वो।
और इसका इंपैक्ट क्या होगा, द मैक्सिमम हाइट अप टू अ क्लाउड कैन रीच इज ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो क्लाउड्स होंगे वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, विद इन दी ट्रोपोपॉज या ट्रोपोपॉज लिमिट तक। ठीक है, उसके बियॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप में से जिन जिन लोगों ने फ्लाइट में ट्रेवल किया है, ठीक है, उनको ये पता होगा कि जब ज्यादा क्लाउड्स होते हैं तो फ्लाइट हायर एलिवेशन पर जाकर के मूव करने लगती है। क्यों मूव करने लगती है, क्योंकि अगर वो क्लाउड्स में से मूव करती है तो टर्बुलेंस होता है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए फ्लाइट जो है वो उन क्लाउड्स के ऊपर मूव करने लगती है। ठीक, लेकिन जब आप हायर एलिवेशन पर जाओगे तो लोड ज्यादा कैरी करना पड़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो क्लाउड्स को अवॉइड करेंगे। वो क्या करेंगे, क्लाउड्स को अवॉइड करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे फाइटर जेट्स की, तो उनको फ्यूल इकोनॉमी से कोई लेना देना है नहीं, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, किससे, स्पीड से। ठीक, कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, तो वो कहां फ्लाई करेंगे, जस्ट बियॉन्ड दी ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जब यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट मूव करते हैं तो सिर्फ आवाज आती है, दिखते नहीं है। लेकिन जब प्लेन्स मूव करते हैं तो वो आपको विजिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन्स इन क्लाउड्स को अवॉइड करते हुए नीचे मूव कर रहे होते हैं, जबकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इन क्लाउड्स के बियॉन्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई, कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, पक्का क्लियर? नाउ अब हमको ये समझ में आ चुका है कि जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ठीक, कहां तक एग्जिस्ट करती है, ट्रोपोपॉज तक। क्या फीचर है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे अर्थ सरफेस से टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जीएचजी का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा। जैसे जैसे जीएचजी का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा तो ट्रैपिंग ऑफ लो ग्रेड टेरेस्ट्रियल हीट और एनर्जी कम होगी, इसलिए टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक, इसका दूसरा इंपैक्ट हमने क्या देखा कि हमको जो क्लाउड्स देखने को मिलेंगे वो केवल और केवल किस हाइट तक देखने को मिलेंगे, ट्रोपोपॉज की हाइट तक। नाउ मार्क माय वर्ड, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक, कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्शनल तौर पर स्ट्रेटोस्फियर में भी क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये एक्सेप्शनल क्लाउड्स हैं। इन जनरल ये देखने को नहीं मिलते, एक्सेप्शनल सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। ठीक, क्यों देखने को मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे तब जब मैं आपको जेट स्ट्रीम्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि एक जगह हमको डिस्कस करना है क्या, अबाउट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो कहां पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में, एज एन एक्सेप्शन। ठीक, जो हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब हम चलते हैं दूसरे स्फीयर में। फर्स्ट वाला स्फीयर हमको समझ में आ गया, दूसरा स्फीयर स्ट्रेटोस्फियर। अब यहां पर अगर हम टेम्परेचर प्रोफाइल देखते हैं तो हमको यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोपॉज से फर्दर डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक, अब सवाल ये कि ये क्यों इंक्रीज होता है। ठीक, ओके। अब इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स जो हमने अभी नॉमेनक्लेचर देखा, क्या सबसे नीचे मिलेगा आपको ट्रोपोस्फियर, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, मीजोस्फियर, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, हाँ जी, थर्मोस्फियर, एंड लास्टली आपको देखने को मिलेगा क्या, एक्सोस्फियर। ना अब अगर हम बात करें सन की, तो सन अर्थ की तरफ 3 रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, क्या करता है, 3 रेडिएशंस एमिट करता है, और ये 3 रेडिएशंस जो है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी इस अर्थ में एंटर करती है। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें तो इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और इसका नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इसका नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस है उन्हें हम कहते हैं विजिबल लाइट और विजिबल रेडिएशंस। ठीक, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी है इनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस।
ठीक है। नाउ अब इनके माथे पे नहीं लिखा होता है, ये हमको पता है। हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 10,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक अगर है तब हम उसको बोल देंगे यूवी रेडिएशंस। अगर 10,000 से लेकर के 5,000 तक है तब हम उसको बोल देंगे विजिबल, और 5,000 से लेकर के 1,000 हर्ट्ज तक है तो हम उसको बोल देंगे इंफ्रारेड। इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर्स केवल एग्जाम्पल के लिए हैं, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी रेंज डिसाइड कर ली, उसका नोमेनक्लेचर दे दिया अल्ट्रावायलेट, उससे कम वाली का नाम दे दिया विजिबल, सबसे कम वाली का नाम दे दिया इंफ्रारेड। ना अब सन से आने वाली ये रेडिएशंस जो है ये अर्थ के अलग अलग लेयर के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है। ओके, नाउ अब समझिएगा, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स को कंसीडर करते हैं तो सबसे अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाहर हमको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाहर हमको देखने को मिलता है मीजोस्फियर, उसके बाहर हमको देखने को मिलता है थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर में हमको देखने को मिलता है एक्सोस्फियर, ठीक है क्या। नाउ अब ये तीनों रेडिएशंस एक्सोस्फियर में एंटर करती हैं, फिर थर्मोस्फियर में एंटर करती हैं, फिर मीजोस्फियर में एंटर करती हैं, और फिर स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करती हैं। लेकिन जैसे ये स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करती हैं तो वहाँ पर इनको मिलती है एक पर्टिकुलर गैस जिसका नाम है ओजोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओजोन। और ये जो ओजोन है वो इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, यस और नो। अब अगर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, यानी कौन सी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, ठीक। और इन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके खुद क्या हो जाती है, हीटेड, ठीक है। यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके खुद क्या हो जाती है, हीटेड, यानी खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तवे में। और अब इस तवे के पास जैसे ही आप पहुंचोगे, कहां से, इस ट्रोपोपॉज को क्रॉस करके, जैसे ही आप इस ट्रोपोपॉज को क्रॉस करके कहां पहुंचोगे, ओजोन की तरफ, तो आप तवे की तरफ जा रहे हो। और जैसे जैसे आप तवे की तरफ जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ट्रोपोपॉज से हम ओजोन लेयर की तरफ जाने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओजोन ट्रैप करके बैठा है किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस को, ठीक है। बात समझ में आ गई। फर्दर जैसे ही आपने ओजोन लेयर को क्रॉस किया और ओजोन लेयर से दूर जाने लगे तो फर्दर टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर आप तवे के पास जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब आप तवे से दूर जाओगे तो टेम्परेचर रिड्यूस भी होगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि विद इन स्ट्रेटोस्फियर जैसे जैसे हम ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोपॉज की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। लेकिन जैसे ही आप ट्रोपोपॉज को क्रॉस करोगे, सॉरी जैसे ही आप स्ट्रेटोपॉज को क्रॉस करोगे तो टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्दर रिड्यूस होगा। यानी यहां पर रिड्यूसिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, यहां पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, और यहां पर फिर से रिड्यूसिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, यस और नो, ये समझ में आया ना। अब याद कीजिए, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी सेलेस्टियल बॉडीज, डिस्कस किया हुआ था। हमने बोला था कि चारों तरफ जो कुछ भी अवेलेबल है वो क्या है, या तो डस्ट या तो गैसेस, ठीक है, जो भी अवेलेबल है वो क्या है, या तो डस्ट या तो गैसेस। अब इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को जब ये किसी के भी अराउंड रिवॉल्व ना करते हुए केवल और केवल रिवॉल्व करें अराउंड दी स्टार, तब हमने नाम क्या दे दिया था, एस्टेरॉइड्स दिया था। और ये एस्टेरॉइड मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में। लेकिन ये एस्टेरॉइड बेल्ट से कभी कभी निकल करके इंट्रा प्लैनेटरी स्पेसेस में आ जाते हैं, और तब हमने नाम क्या दे दिया था, मीटियोरॉइड्स दिया हुआ था। लेकिन कभी कभी ये दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये एंटर कर जाएं तब हमने इनको नाम क्या दिया था, मीटियोर
दिया हुआ था। लेकिन हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस की तरफ आएंगे तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ेगी, और गैसेस की डेंसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ये बर्न होने लगेंगे, और अगर ये अकेले आशिक के तौर पर जलेंगे तो क्या नाम होगा? शूटिंग स्टार। लेकिन अगर ये पूरी बारात को लेकर के जलेंगे तो क्या नाम होगा? मिटियोर शावर। पढ़ा हुआ था, यस और नो? तब आप समझिए कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो एस्टेरॉइड की तरह मूव कर रही है, जो मीटियोरॉइड की तरह इंटरप्लैनेटरी स्पेस में एग्जिस्ट करती है, और जो मीटियोर के फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, तो वो सबसे पहले कहाँ आएगी? एक्सोस्फीयर में। लेकिन यहाँ पर तो रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है तो फ्रिक्शन कम होगा। फर्दर ये नीचे आएगी थर्मोस्फीयर में, यहाँ पर भी गैसेस की डेंसिटी कम है तो फ्रिक्शन फिर भी कम रहेगा। लेकिन जैसे ही वो मीजोस्फीयर में एंटर करेगी तो यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में फ्रिक्शन अवेलेबल होगा, और इस सफिशिएंट अमाउंट में फ्रिक्शन अवेलेबल होने की वजह से मिटियोर बर्न करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ये बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो मिटियोर हमको किसकी तरह दिखने लगेगा? शूटिंग स्टार की तरह। किसकी तरह दिखने लगेगा? शूटिंग स्टार की तरह, या फिर किसकी तरह दिखने लगेगा? मिटियोर शावर की तरह। ठीक है, या तो शूटिंग स्टार की तरह दिखेगा या फिर मिटियोर शावर की तरह। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर अकेले जल रहा है तो शूटिंग स्टार, और अगर ग्रुप में जल रहा है तो मिटियोर शावर। अब आप खुद सोचिए कि रात में जब किसी टूटते तारे को देख करके आप आंखें बंद करके ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे होते हो कि बस एक बार यूपीएससी निकलवा दो, बाकी देख लेंगे, तो आप किसी की जलती हुई लाश पर अपनी दुआएं सेक रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस और नो? क्लियर है? डन? ओके। तो अब हमको 3 लेयर में क्या कार्यक्रम चल रहा है ये समझ में आया ना। अब सवाल ये है कि ये मीजोस्फीयर का नाम मीजोस्फीयर क्यों है? वाई दिस इज कॉल्ड एज मीजोस्फीयर? तो हमको क्या पता चल रहा है कि देयर आर 5 लेयर्स। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, और लास्टली एक्सोस्फीयर। मीजो का मतलब होता है मिडिल। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो इसके नीचे 2 लेयर्स हैं और इसके ऊपर 2 लेयर। ठीक, तो ये 3 लेयर का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे लेयर में, ठीक, विच इज अवर थर्मोस्फीयर। नाउ अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर जा रहे हैं तो धीरे धीरे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं। ठीक, अब जब हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की, तो थर्मोस्फीयर को हम 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको नीचे मिलेगा आयनोस्फीयर, फिर उसके ऊपर मिलेगा मैग्नेटोस्फीयर, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा उसको हम बोल देंगे रेस्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। ठीक, नाउ अब एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो सन की रेडिएशंस हैं, जो टोटल सोलर रेडिएशंस हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर 3 अलग अलग ब्रैकेट में बांट लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली यूवी रेडिएशंस, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली विजिबल लाइट, और उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस जो है अर्थ की तरफ आती हैं, और अर्थ के एक्सोस्फीयर से थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करती हैं। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करती तो इनका सामना होता है ओजोन लेयर से, और इस ओजोन का फंक्शन ये है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो भी सोलर रेडिएशंस अर्थ की तरफ आ रही हैं उसमें से 35% किसने एब्जॉर्ब कर ली? इस पर्टिकुलर ओजोन लेयर ने। फिर हमको देखने को मिलता है कि बाकी बची हुई रेडिएशन अर्थ की तरफ आती है और अर्थ की तरफ आकर के कुछ क्लाउड से रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी बचा हुआ सेक्शन अर्थ पर रिसीव होता है। अब इस बैकग्राउंड में अगर हम समझें तो ये जो थर्मोस्फीयर है, यहां पर जो रेडिएशंस आ रही हैं वो तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी को मिला करके आ रही है, और ये तीनों फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस है जब थर्मोस्फीयर में पहुंच रही हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि यहां पर गैसेस की डेंसिटी कम है। तो गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से इन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड इनका इंपिंज होगा, और इसका इंपैक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा कि थर्मोस्फीयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि वो आयोनाइज्ड स्टेज में आ जाएंगे। अब इन आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स का, यानी प्लाज्मा स्टेज के गैसियस पार्टिकल्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इसको समझते हैं। ठीक, लेट्स सपोज ये आप हैं, आप रात में लेट करके मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, आपने एक मैसेज लिखा हाय, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब ये जो मैसेज है ये एनकोडर के पास जाएगा, और एनकोडर इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये एनकोडर से निकली हुई बाइनरी लैंग्वेज ट्रांसमीटर के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में प्रोपोगेट की जाएगी। तो पहले ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से
आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर से थर्मोस्फीयर। लेकिन थर्मोस्फीयर में जैसे ये पहुंचेगी तो सामना किससे होगा? आइनोस्फीयर से। और आइनोस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे यानी कि गैस के आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो होंगे वो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट बैक। और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस आएगी तो रिसीवर इसको रिसीव करेगा और डिकोडर तक पहुंचाएगा, जहां पर डिकोडर वापस से बाइनरी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और वो मोहतरमा जो बेड पर लेट करके आपके मैसेज का इंतजार कर रही हैं वहां पर मैसेज डिलीवर हो जाएगा बाय द नेम ऑफ हाई। ठीक, तो सिमिलरली अगर हम देखें तो जितनी भी डीटीएच सर्विसेज होती हैं, जैसे अगर आप अनुपमा सीरियल देख रहे हो तो अनुपमा सीरियल वाले भी क्या करेंगे? वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में उसको भेजेंगे, आइनोस्फीयर उसको रिवर्ट बैक करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, डिकोडर वापस से डिकोड करेगा और आपके घर के टीवी में आपको अनुपमा सीरियल देखने को मिलेगा। तो जितना भी रेडियो कम्युनिकेशन अर्थ पर होता है उसके पीछे का प्राइमरी कॉजेशन क्या है? आइनोस्फीयर। अगर आइनोस्फीयर अवेलेबल ना हो, यानी आइनोस्फीयर में अवेलेबल चार्ज पार्टिकल्स या प्लाज्मा पार्टिकल्स अवेलेबल ना हो, तो उस सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि अर्थ पर रेडियो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो थर्मोस्फीयर का जो पहला पार्ट है आइनोस्फीयर, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है ये हमको समझ में आ गई। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, यानी कि जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें। अब मैग्नेटोस्फीयर का इंपॉर्टेंस अगर हमको समझना है तो पहले हमको समझना पड़ेगा किसके बारे में? सोलर मास इजेक्शन या सोलर स्टॉर्म के बारे में। ना, अब अगर हम देखें तो हमको ये पता है कि अर्थ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की रेट हर जगह यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकती। तो जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ ब्राइट स्पॉट्स डिक्लेयर होंगे, और जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट कम होगी वहां पर डार्क स्पॉट्स क्रिएट होंगे। अब हमको क्या पता चलेगा कि जहां पर डार्क स्पॉट है वहां पर एटर्निटी तक डार्क स्पॉट नहीं रहेगा, और जहां पर ब्राइट स्पॉट है वहां पर एटर्निटी तक ब्राइट स्पॉट भी नहीं रहेगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या देखने को समझ में आएगा कि जहां पर ब्राइट स्पॉट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 वो डार्क स्पॉट में कन्वर्ट होगा, और जहां पर डार्क स्पॉट है वो धीरे 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 ब्राइट स्पॉट में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर हम देखें कि इसमें कितना समय लगेगा, तो ऑन एन एवरेज सन पर डार्क स्पॉट को ब्रॉड स्पॉट में और ब्राइट स्पॉट को डार्क स्पॉट में कन्वर्ट होने में आप ये देखेंगे कि 11 साल का टाइम लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोलर साइकिल। लेकिन कभी कभी सन पर हमको ये देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन के क्लाउड्स मूव करते हुए न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाले डार्क स्पॉट में सडनली पहुंच जाएंगे, और जब वो सडनली पहुंच जाएंगे तो यहां पर सडन एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेस 11 साल में ग्रेजुअली होना चाहिए था वो कैसा होगा? सडन। और इसका इंपैक्ट क्या होगा कि सन से ये हीट बर्दाश्त नहीं होगी और वो फोटोन के गुच्छे यानी क्लस्टर्स ऑफ फोटॉन्स रिलीज करेगा, विच इज टर्म्ड एज सोलर मास इजेक्शन और सोलर स्टॉर्म। और ये जो फोटोन के गुच्छे हैं यानी क्लस्टर्स ऑफ फोटॉन्स धीरे धीरे मूव करते हुए किधर आएंगे? अर्थ सरफेस की तरफ। नाउ अब याद कीजिए हमने पढ़ा था किसके बारे में? अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। हमने ये कहा था कि जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि अर्थ 3 अलग अलग लेयर से मिलकर के बना हुआ है। सबसे बाहर क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल है और उसके अंदर कोर है। फर्दर हम जब कोर की बात करते हैं तो 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फेज में है जो इनर कोर के चारों तरफ जो है कन्वेक्शन सेल के फॉर्म में ऑपरेट कर रहा है, और इसकी वजह से अर्थ का इनर कोर जो है वहां पर डाइपोल जनरेट होगा, विच विल रिजल्ट इनटू द क्रिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अब ये जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस होंगी, और याद कीजिए मैंने उस समय आपको बताया था कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेंगी, और जो लास्ट पोजीशन होगी जहां तक ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन एग्जिस्ट करती है उसे ही हम क्या नाम देते हैं? अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, और ये मैग्नेटोस्फीयर कहां एग्जिस्ट करता है? विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर्स थर्मोस्फीयर। अब इस मैग्नेटोस्फीयर का क्या रोल है? तो ये जो सोलर मास इजेक्शन होकर के आ रहा है, तो अब आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से आइनोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल हैं, मैग्नेटोस्फीयर में भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इन फोटोन के गुच्छों को, क्लस्टर्स ऑफ फोटॉन्स को मैग्नेटिक लाइन के अलोंग अलाइन कर देंगे। याद कीजिए जब हमने डाइपोल का क्रिएशन देखा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप किसी पर्टिकुलर आयरन रॉड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और आयरन रॉड को 2n4 मोशन देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, और
डाइपोल का क्रिएशन होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था। तो उसका रिवर्स अगर हम देखें तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं उनके अलावा ये चार्ज पार्टिकल्स अलाइन हो जाएंगे, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस का कंसंट्रेशन होता है कहां पर, नियर दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो सिमिलरली फोटॉन्स का कंसंट्रेशन भी हमको देखने को मिलेगा नियर दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जब हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि नॉर्थ पोल के पास जो रेसिडेंशियल एरियाज है, यानी कि जो लैंड है वो अवेलेबल है इन दी स्कैंडिनेवियन रीजन, इन दी कनाडा, इन दी रशिया, तो लोग यहां आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जब हम सदर्न पोल के आसपास की बात करेंगे तो अंटार्कटिका में विजिबिलिटी नहीं होगी, लोग ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकते, वहां रेसिडेंस नहीं रख सकते। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप समझिए कि जब हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो यहां पर हमको 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात मिलती है, यानी कि डार्कर पीरियड 6 महीने तक सस्टेन करता है। तो विंटर नाइट्स में इन छोटे छोटे जुगनुओं की तरह फैले हुए फोटॉन्स के क्लस्टर्स जब हमको आसमान में दिखेंगे तो इसे ही हम क्या पुकारेंगे, ऑरोरा, which are basically the glowing lights created because of the concentration of the clusters of photons in the magnetosphere। और इसको देखने के लिए, इन ग्लोइंग लाइट्स को देखने के लिए लोग विंटर सीजन में कहां ट्रेवल करेंगे, स्कैंडिनेवियन रीजन्स में। तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग ग्लोइंग लाइट्स या ऑरोरा देखने के लिए विंटर सीजन में स्कैंडिनेवियन रीजन में, रशिया में, या फिर अलास्का रीजन में ऑफ यूएसए, या फिर कनाडा में मूव करते हैं, ठीक। तो अब हमको क्या पता है कि जो हमको अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑरोरा देखने को मिलता है, ग्लोइंग लाइट्स देखने को मिलती है विंटर्स में, जो आपने इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहां पर डिपिक्ट की हुई थी, ये बेसिकली क्या है, ग्लोइंग लाइट्स है, जो हमको कहां देखने को मिलती है, मैग्नेटोस्फीयर में। और क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि सोलर मास इजेक्शन के ड्यूरेशन में जो क्लस्टर्स ऑफ फोटॉन्स रिलीज होते हैं वो मैग्नेटोस्फीयर में मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग खुद को अलाइन कर लेते हैं, और इनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास देखने को मिलता है। और इसलिए लोग नॉर्थ पोल के आसपास के जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, यानी स्कैंडिनेवियन रीजन्स या रशिया या यूक्रेन, रशिया या फिर अलास्का या फिर आपका कनाडा, यहां जाते हैं किनको विजिट करने के लिए, किनको देखने के लिए, ऑरोरास को देखने के लिए ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ थर्मोस्फीयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटनेस नहीं है। यहां पर हमको ये पता चलेगा कि थर्मोस्फीयर में जो मोस्टली पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं ना। इसके बाहर अगर हम बात करें तो एक्सोस्फीयर की, एक्सोस्फीयर जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा रेरिफाइड अमाउंट में गैस मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करें तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम एक्सोस्फीयर को अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस से डिस्टेंस पर अवेलेबल एटमॉस्फेयर का सबसे लास्ट स्टेज कंसीडर करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हम 1000 किलोमीटर तक कंसीडर करते हैं। तो अब इस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के पांचों लेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रोपोस्फियर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में अर्थ सरफेस से दूर जाओगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि जीएचजी का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता जाएगा। सिमिलरली हमको क्या पता चला कि केवल इसी में हमको क्या देखने को मिलेंगे, क्लाउड्स। कुछ एक्सेप्शनल क्लाउड्स हमको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, विच आर नोन एज स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो हम लास्ट में क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर हमको क्या पता चलता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करके बैठी होती है किसको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को। और जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर क्रॉस करके जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ओजोन से दूर जाने लगेंगे विद इन दी मेसोस्फीयर, तो वापस से टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा। फिर अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमको थर्मोस्फीयर मिलता है, जहां पर हमको 3 अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, आइनोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर और रेस्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। जिसमें से आइनोस्फीयर का काम क्या है कि वो रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है अर्थ पर। जब हम मैग्नेटोस्फीयर की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसकी वजह से आपको ऑरोरा देखने को मिलता है। और फिर रेस्ट ऑफ दिस सेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरीके से अब हमको अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, ठीक।